अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है और उसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। इससे पहले हम एक्सरसाइज 6.1 भी और 6.2 के जो इससे पहले वाले क्वेश्चन हैं वो कर चुके हैं, वो मैंने अपलोड कर लिए हैं अपने चैनल के ऊपर। और मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर मिल जाएँ। आप में से जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकता है। इसके अलावा भी क्लास 9 से रिलेटेड मैंने डिफरेंट सॉल्यूशंस कवर किए हुए हैं, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं जो आपने मुझ तक पहुंचाने हैं, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बना दिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर की स्टेटमेंट यहाँ से रीड कर लेते हैं, इसको मैंने नीचे लिख भी लिया हुआ है, फिर हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई टू द लोएस्ट फॉर्म। तो हमसे कहा जा रहा है कि जो इसमें ऑपरेशंस यूज हुए हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के, जिस तरह आप क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं, बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, 12 में आप देखें तो डिवीजन का ऑपरेशन है, 13 वाले क्वेश्चन में भी देखें तो बीच में डिवीजन का ऑपरेशन लगा हुआ है। डिफरेंट ऑपरेशंस यानी यूज हुए हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। तो वो कह रहे हैं आप इन ऑपरेशंस की मदद से इसको सॉल्व करके दिखाएं और आपने इसको सिंप्लीफाई करना है लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म क्या होती है, यानी जब आप क्वेश्चन को इस हद तक सॉल्व कर लें कि उसके न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन चीज़ ना नज़र आ रही हो, कोई कॉमन फैक्टर नज़र ना आ रहे हो, या कोई कैंसिलेशन मजीद मुमकिन ना हो पा रही हो, तो तब हम उस फॉर्म को बोलते हैं कि ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है, क्योंकि अब इसमें मजीद किसी भी किस्म की सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश नहीं है। वो अब जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे भी आपको मैं बता दूंगा। तो हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9 को। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन दोबारा से लिख लिया है। तो पहले तो आप एक चीज़ देखें कि इसके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आए तो अक्सर चीज़ों को कैंसिल आउट करना पड़ता है, अक्सर क्वेश्चंस के अंदर कैंसिलेशन होती है। तो हम यहाँ पे भी देखेंगे कि क्या कोई चीज़ कैंसिल आउट होती है कि नहीं होती। अब उसको देखने के लिए मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि जब भी फ्रैक्शंस आती हैं, चाहे आपने उधर एलसीएम लेना हो या कोई भी और परफॉर्म करना हो ऑपरेशन, तो आप पहले ये चीज़ को श्योर करते हैं कि आपके पास जितनी भी यहाँ पे एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं उनमें कोई चीज़ सॉल्व तो नहीं हो रही, कोई चीज़ सिंप्लीफाई तो नहीं हो रही, कहीं कोई फार्मूला आप तो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी ये सब चीज़ें आपको पहले क्वेश्चन में देखनी पड़ती हैं। अगर आप देखें यहाँ पे जितनी भी एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं उन सब में कुछ ना कुछ किया जा सकता है, यानी किसी में कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है, किसी को फैक्टराइज किया जा सकता है। तो आपने पहले वो जितनी भी सॉल्व हो सकती हैं उसको सॉल्व कर लेना है, उसके बाद आपने सोचना है कैंसिलेशन का। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बताता था कि पहले जो भी आपके पास एक्सप्रेशन लिखी हुई आए उनमें अगर किसी की मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल है या किसी पे कोई फार्मूला लग के फैक्टराइज होना पॉसिबल है वो कर लें और उसके बाद एलसीएम लें। तो सेम उसी पैटर्न को यूज़ करना है। आपने पहले चीज़ों को इधर सॉल्व करने की कोशिश करनी है जो सिंप्लीफाई हो जाए और फिर इनकी कैंसिलेशन करनी है। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, और मैं आपको बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 5 में ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस होती हैं और इसको हम मिड टर्म ब्रेक के जरिए या आइडेंटिटीज़ या जिसको फॉर्मूलाज भी बोलते हैं उनके जरिए इनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक यूज़ करेंगे मेथड। तो वो मेथड क्या होता है, वो मेथड के लिए आपने देखना होता है कि जो पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, इसके साथ क्या कॉफिशिएंट लिखा हुआ है, यानी इसके साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो आप उसको 1 काउंट करते हैं। आप इस वाले नंबर को पहले लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि -6 है। तो मैं यहाँ रफ में कर लेता हूँ 1 टाइम्स -6, और आपको पता है 1 टाइम्स -6 करेंगे तो कितना आएगा, -6। अब आपने 2 स्टेप्स करने होते हैं। आपने 2 नंबर ऐसे ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये वाला ही नंबर यानी -6 आए, और उन्हीं 2 नंबर को अगर आप ऐड करें तो आपको मिडिल टर्म मिलनी चाहिए जो कि होती है यहाँ पे x। आपको देख सकते हैं यहाँ पे प्लस x बीच में लिखा हुआ है। तो इसके साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं है तो इधर भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं, 1 यूज़ कर सकते हैं। ना भी लिखें तो भी ठीक है, जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो आपको 1 मिले, यानी 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके -6 मिले और उन दोनों नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो -1 मिले। तो वो बहुत आसान है। आपको पता है एक है 3 और एक है 2, तो 3 2 टाइम्स 6 होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है हमें -6 चाहिए, तो इस साइन को हमने मैनेज करना होता है। कैसे, आप पहले देखें मिडिल टर्म के पीछे कौन सा साइन है। तो देखें पॉजिटिव साइन है, तो जो इधर सबसे बड़ा नंबर होगा उसके पीछे पहले वो वाला साइन लगा दें। तो जैसे मैं 3 के पीछे अगर पॉजिटिव लगा भी दूँ, जो कि पहले से ही पॉजिटिव भी है, और फिर चेक करें कि क्या आपको -6 मिल रहा है। तो आप देखें अभी भी +3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से -6 नहीं मिल रहा। अगर ये करने के बाद भी ना मिले तो जो दूसरा नंबर है उसके साइन चेंज कर दें। तो 2 यहाँ पे पॉजिटिव है, मैं इसको क्या बना देता हूँ, नेगेटिव। और अब चेक करें तो देखिए +3 को -2 करने से -6 मिलता है। और अगर आप देखें इन्हीं 2 नंबर्स को मैं ऐड भी कर दूं, +3 को और -2 को, तो इनको मैं अगर थोड़ा सा आगे सॉल्व करके लिख दूं तो ये बनेगा 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 2 कितना होता है, 1, यानी आपको ये वाला नंबर मिल रहा है। तो वो 2 नंबर कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -6 मिला और प्लस करके 1 मिला, वो है 3 और -2।
ठीक है, तो इस तरीके से हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। सारी चीज़ें मैं चैप्टर नंबर 5 में समझा चुका हूँ। ठीक है, बाकी ये याद रखना है, यहाँ पे जो भी बड़ा नंबर होगा उसके पीछे हमेशा वही साइन आता है जो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक के पीछे आ रहा होता है, यानी मिड टर्म के पीछे आ रहा होता है, यानी 1 उसके पीछे प्लस है, तो देखें 3 के पीछे भी प्लस है। अब इसको लिखना कैसे, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, पहला नंबर जो कि 3 था, पॉजिटिव 3, उसके साथ x लगाएंगे, और दूसरा नंबर -2 था। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये भी करके लिखा हुआ है -2, तो आप -2 लिखेंगे, इसके साथ भी वेरिएबल x लिखेंगे और -6 कर देंगे, और नीचे लाइन इस तरीके से लगाएंगे, और सेम नीचे भी मिड टर्म ब्रेक करनी है। और आप देखें बिल्कुल सेम ही एक्सप्रेशन है, बस साइन का फर्क है कि इधर मिडिल टर्म के पीछे माइनस का साइन आ रहा है, यानी बाकी सारी चीज़ें तो ऐसे ही हैं, इधर भी x के साथ 1 ही लिखा हुआ है, आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 ही मिलेगा। बस फ़र्क ये पड़ेगा कि यहाँ पे जो 2 नंबर आपको चाहिए होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके -6 आना चाहिए, उसमें आप देखिए मिडिल टर्म के पीछे यहाँ पे माइनस का साइन है, यानी मिडिल टर्म जो है वो नेगेटिव है। तो आप अगर 3 और 2 इस्तेमाल करेंगे तो जो बड़ी टर्म है यानी 3 बड़ा नंबर है, उसके पीछे नेगेटिव लगाएंगे, बस ये फ़र्क आ जाएगा। बाकी तो -6 ही बनाना है, तो वो तो यहाँ पे भी -6 ही बनेगा। और अगर आप देखें इन्हीं 2 नंबर को, यानी -3 को और 2 को प्लस कर दें, हम ऊपर भी कर चुके हैं एक तरह का, तो आपको -1 मिलेगा। इस बार ऊपर मिला था 1, इधर मिलेगा -1। ऊपर इसलिए 1 मिला था क्योंकि उधर उस वाली एक्सप्रेशन में मिडिल टर्म पॉजिटिव थी, इसलिए हमने बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन रखा था। इस नीचे वाली एक्सप्रेशन में करना सारा कुछ वही है, नंबर्स भी सेम है, लेकिन मिडिल टर्म नेगेटिव है। तो देखिए मुझे बड़े नंबर 3 और 2 में से बड़ा 3 है, उसके पीछे नेगेटिव रखना पड़ा है ताकि मुझे -1 मिले। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, तो यहाँ पर भी अब लिख लेते हैं, पहला नंबर एक्स स्क्वायर, दूसरा जो भी हमने फाइंड आउट किया यानी -3x, अगला नंबर जो कि 2 है आपके सामने पॉजिटिव 2x, वो आप लिख लेंगे, और -6 वैसे का वैसे। आगे चलते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखें एक्स स्क्वायर -4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4 को इस तरीके से, एक्स स्क्वायर और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला पता है जो हमने पढ़ा हुआ है, जिसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं, कि जब भी कोई चीज़ इस तरह की लिखी आती है a² - b² जैसी, तो उसको हम लिख सकते हैं a + b और a - b। तो क्योंकि इस फॉर्मूले के लिए, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए चीज़ों को इस तरह लिखना लाजमी है कि a पे स्क्वायर होना चाहिए और जो दूसरी टर्म है उस पर स्क्वायर होना चाहिए और बीच में माइनस होना चाहिए। तो इसलिए पहले वाले पे तो स्क्वायर था x पे, तो मैंने सोचा अगर 4 पे भी 2 का स्क्वायर बना दूं ताकि वो b² जैसा दिखे, तो हम इस पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। डिवाइड का साइन, सेम काम नीचे करेंगे, x पे स्क्वायर है, और आप देखें 9 को भी 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो हम 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। इससे भी क्या फ़ायदा होगा, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल इस फॉर्मूले जैसे लगेंगी, और अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे। तो अब आगे हम करते हैं, अब जब हम मिड टर्म ब्रेक में ये वाला स्टेप कर चुके होते हैं, आपको पता है, इसके बाद हम कॉमन लेते हैं इन दोनों में से। तो एक्स स्क्वायर और 3x में से x कॉमन है, ये आपको पता है, जो छोटी पार होती है उस वाली टर्म को कॉमन लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आ चुका है, अंदर एक x बचेगा। 3x में से 3 तो कॉमन ही नहीं है, ये वाला x बाहर मौजूद है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। -2x में और 6 में 2 कॉमन है, क्योंकि 2 और 6 को दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 है, तो 2 को कॉमन लिखेंगे। ब्रैकेट 2 1 टाइम्स 2 होता है, तो x वैसे ही लिखेंगे, आप 1 यहाँ पे लिख भी लें तो भी ठीक है, क्योंकि माइनस बाहर है, तो जब माइनस बाहर होगा अंदर साइन चेंज लाजमी करने होते हैं। माइनस प्लस 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। आपको पता है जो चीज़ कॉमन लिखनी होती है उसी का टेबल पढ़ते हैं, वो जितने टाइम्स आते हैं नंबर वो अंदर लिख देते हैं। इसी तरीके से अब नीचे होगा, बस थोड़ा बहुत साइन का ही फर्क आएगा। एक्स स्क्वायर और 3x में से x कॉमन है, फिर से x - 3, यहाँ पे आपको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि बीच में पॉजिटिव है। 2x में और 6 में 2 कॉमन है, तो जब 2 कॉमन आएगा 2 1 टाइम्स 2, खाली x, साइन वैसे क्योंकि बाहर प्लस है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। और ये वाली चीज़ मैं आपको अभी बता चुका हूँ, a² - b² वाले फॉर्मूले के मुताबिक जो चीज़ इस तरह लिखी है उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये a² - b² जैसा ही लिखा हुआ है, ये a है x और 2 यहाँ पे b है, जिसको हम पढ़ सकते हैं a² - b²। तो इसको आप लिख सकते हैं a + b यानी x + 2, और एक बार आप लिख सकते हैं a - b यानी x - 2। सेम प्रोसेस नीचे भी करना है, a² - b² वाला। ये आपके पास ax है, b3 है, इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर आप इससे कंपेयर कर लें तो ये चीज़ a² - b² जैसी लिखी हुई है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं a + b यानी x + 3 और x - 3। यहाँ तक हमने कर लिया। अब अगले स्टेप में आपको पता है, जब मिड टर्म ब्रेक में हम यहाँ तक कर लेते हैं स्टेप तक, तो फिर ये जो दो चीज़ें सेम आ रही होती हैं, जो कि आनी भी सेम चाहिए, इनको बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, या आप इसको इस तरह समझ लें कि इनको एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो आप x + 3 को एक दफ़ा लिख लें, और इसके अलावा जो चीज़ बचती है उसको भी एक दफ़ा लिख लें ब्रैकेट में। क्या बचती है, यहाँ से x बचा और यहाँ से -2 बचा, इनको ब्रैकेट्स में इस तरह लिख लेते हैं। ये सब चीज़ें चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस की जा चुकी हैं। x - 2 लाइन डालें, इधर भी ऐसे ही करें, x - 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, रिपीट हो रहा है एक तरह का, इसको कॉमन निकाल लें, एक दफ़ा लिख लें, और जो चीज़ बच जाती है यानी x और +2 उसको ब्रैकेट्स में डाल के एक दफ़ा लिख लें, इस तरीके से x + 2। मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, ये सारी की सारी चीज़ें मैं वैसे ही नोट डाउन कर रहा हूँ, अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा, क्योंकि अब इसमें मज़ीद
कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते, हम इसको जो सिंप्लीफाई कर सकते थे वो हमने स्टार्ट से ही अब तक कर लिया हुआ है। अब देखिए कैंसिलेशन करनी है, जो चीज़ आपको सेम लग रही है वो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो सकती है, क्रॉस कैंसिल आउट हो सकती है। आप देखें यहाँ पे x+3 लिखा हुआ है शुरू में, ये x-2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है और नीचे भी देखें कि x+3 लिखा हुआ है तो ये सेम है, वो भी आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये वाला x+3 इस वाले x+3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे ये x+2 लिखा हुआ है, ये इससे और ये वाला इससे, यानी ये दोनों x+2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे बचा x-2, यहाँ पे भी बचा x-2, और तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो जो चीज़ जब कैंसिल आउट कुछ और ना हो रहा हो तो जो चीज़ ऊपर लिखी होती है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी होती है उसको डिनोमिनेटर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x-2 को जब आप इस वाले x-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दो दफ़ा है ना, जिस तरह x टाइम्स x स्क्वायर हो जाता है, इसी तरीके से x-2 को सेम चीज़ को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आप देखें लिखा हुआ है x-3, इधर भी लिखा हुआ है x-3, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x-3 को जब x-3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, यानी x-3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैं इसको आगे भी एक फॉर्म में लिख के दिखा सकता हूँ, ये भी आंसर इसका ठीक है। और अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहें x-2 डिवाइडेड बाय x-3, और इन सब का एक ही बार में इस तरह होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आंसर भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम बाकी सॉल्यूशंस के साथ।